नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की 8 छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। दिल्ली भेजे गए कोरोना के 6 सैंपल में से एक पॉजिटिव केस सामने आया है। ब्रिटेन वाले स्ट्रेन की मरीज में पुष्टि हुई है। मरीज को तीलू और तेली के हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन से लौटे यात्री के संपर्क में मरीज आया था। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि देहरादून में हुई है। 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से एक केस पॉजिटिव मिला है। ब्रिटेन वाले स्ट्रेन की यहां पर पुष्टि हुई है। मरीज को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं बात कोरोना अपडेट की करें तो गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में अब 2500 एक्टिव केस हैं। कल देहरादून में 40 और नैनीताल में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। ड्राई रन को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। आज होने वाला ड्राई रन नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर आज तैयारियों को फाइनल किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 3 सफल ड्राई रन हो चुके हैं और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है। आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको खुद पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर क्या है तैयारी, देखिए रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में 33 सेंटर्स बनाए गए हैं। सर्वर और पोर्टल की दिक्कत न आए और 50,000 हेल्थ वर्कर्स का डेटा रिकॉर्ड में रहे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जिलों के लिए वैक्सीन भी पहुंचा दी गई है। अल्मोड़ा में 6,970, बागेश्वर 3,320, चमोली 4,880, चंपावत 2,610, देहरादून 28,920, हरिद्वार 18,050, नैनीताल 12,010, तो पौड़ी में 6,670, पिथौरागढ़ 5,820, रुद्रप्रयाग 2,580, टिहरी 7,160, उधम सिंह नगर 8,680 और उत्तरकाशी में 3,950 वैक्सीन की डोज पहुंचा दी गई है। हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हमारे सभी जिलों ने अपने जो 16 तारीख को लॉन्च होना है उसके लिए सेंटर्स चिन्हित कर दिए हैं। तो जिलों ने 33 सेंटर्स, हमारे उत्तराखंड को 33 सेंटर चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं ड्राई रन में कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन उसे भी अब दूर कर लिया गया है। नोडल अधिकारी का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारियों को कई राउंड की ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन देने के लिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 4 सेंटर बनाए गए हैं, जहां एक दिन में 100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। जो लोग बेनिफिशियरी होंगे उनके पास एटलीस्ट कुछ रिकॉर्ड्स रहेगा और कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास भी रहेगा। एटलीस्ट हम लोग बाय द वे किसी वजह से अगर टेक्निकल ग्लिच होता है, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका वैक्सीनेशन होगा सेकंड डोज, उसके बारे में जानकारी रहेगी उसमें, और वो दिखा भी सकता है कि ही इज वैक्सीनेटेड। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन सतर्कता तब भी जरूरी होगी। इसलिए सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, किस तरीके से अंतिम दौर में तैयारियां हैं और कहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा? बिल्कुल अनुपम, कल से वैक्सीनेशन शुरू होगा उत्तराखंड में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में इस पूरे अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 33 सेंटर्स पर फिलहाल इसकी तैयारी की जा रही है और जो बड़े सेंटर्स है खासतौर पर वो सुशीला तिवारी हल्द्वानी और दून हॉस्पिटल देहरादून में, और इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेंटर्स बनाए गए। खासतौर पर हेल्थ वर्कर्स को कल वैक्सीन लगाई जाएगी और देहरादून या हल्द्वानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी उन लोगों से। इसके अलावा सरकार की तरफ से या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि सभी तैयारियां कंप्लीट हैं। वैक्सीन जहां डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाई जानी थी वो एहतियात के साथ पहुंचाई जा चुकी है और अब कल जब सुबह शुरुआत होगी तो सभी 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 33 सेंटर्स पे ये वैक्सीनेशन होगा। अनुपम, इसके अलावा आज 10 महीने उत्तराखंड में कोरोना के कंप्लीट हो चुके हैं। 94,000 केसेस रहे, 1596 मौत हो चुकी हैं और लगभग 89,000 मरीज ठीक भी हुए। यानी ओवरऑल जो 10 महीने का आंकलन रहा उत्तराखंड का, उसमें बीच का जो दौर था
जुलाई से लेकर और नवंबर तक का, वहां पर केसेस काफी बढ़कर आए, लेकिन अब जनवरी के अगर महीने में हम देखें तो केसेस में लगातार डिक्रीज हुए हैं केसेस। और अब उम्मीद इसी बात की है कि अब जो कोरोना वैक्सीन आई है, आने वाले दिनों में केसेस में और कमी आएगी और राहत मिलेगी जनता को। अनुपम। दीपांकर, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो काफी चैलेंज भी सामने आते हैं। अब ऐसे में नए स्ट्रेन का मामला भी सामने आया है। इन सारी चीजों से निपटना और उसके बाद वैक्सीनेशन का काम करना, काफी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर, ऑफिशियल्स के ऊपर रहेगा। बिल्कुल अनुपम, ये जो कल खबर आई, कल देर शाम की, एक जो शख्स है वो ब्रिटेन से आए एक व्यक्ति के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति है और उसमें ये कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसने ब्रिटेन में इस समय दिक्कत बढ़ाई हुई है। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग के किसी ऑफिशियल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरह की स्थिति है, उस मरीज की अभी कंडीशन क्या है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आगे उसको लोग कैसे एहतियात बरते जाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस शख्स में पुष्टि हुई है उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब तेज की गई है ताकि किसी और में इस तरह से ये वायरस ना फैले। तो ये चिंता जरूर है सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, शासन के लिए। और जो दूसरी बात आपने कही कि और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना कि आगे इस तरह की स्थितियां ना खराब हो, तो सरकार और शासन के लिए जरूर चुनौती रहेगी। और सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल तो उत्तराखंड सरकार के लिए कुंभ है, और कुंभ में किसी तरीके से भी यहां पर संक्रमण ना फैले, स्थितियां ना बिगड़े, इसको लेकर सरकार खास एहतियात नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू से जुड़ी खबर की। बर्ड फ्लू से प्रदेश में गुरुवार को 51 पक्षियों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 38 पक्षियों की मौत देहरादून जिले में हुई है। मरने वाले पक्षियों में कौवा, कबूतर, बत्तख और तोता शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है, वहीं इसे लेकर विभाग भी सतर्क है। गुरुवार को पशुपालन विभाग ने मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ वर्कशॉप आयोजित कर उन्हें बर्ड फ्लू को लेकर जानकारी दी और उनकी शंकाओं को दूर किया है। पंतनगर से आए विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में आमतौर पर बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन पाया जाता है, लेकिन इस बार H5N8 स्ट्रेन भारत के लिए नहीं रहा है। हालांकि स्ट्रेन H5N1 से कम घातक है। बताया गया है कि ठीक से पका हुआ चिकन या उबला हुआ अंडा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे बर्ड फ्लू का वायरस मर जाता है। लोग चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और एक चीज़ और उसमें एड ऑन है, आज वैज्ञानिकों ने भी इसे कहा है, पुष्टि की है कि यदि हमारा ऐसा गलती से भी मान लीजिए हमने कोई वायरल चिकन हमने खा लिया है, तो उसको यदि वो अच्छे ढंग से कुक्ड है, 70% से ऊपर यदि वो कुक्ड है, तो उससे कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सरकार फरवरी में पेश होने वाले आम बजट की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी साल होने के चलते आम जनता की बढ़ती उम्मीदों का भी ध्यान बजट में रखने की कोशिश होगी और आम जनता से मांगे जा रहे सुझावों को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट चुनाव में जाने से पहले त्रिवेंद्र सरकार का अंतिम बजट होगा। चुनावी साल होने के कारण बजट से लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा होंगी, तो सरकार की भी कोशिश होगी कि वो ऐसा बजट पेश करे ताकि हर तबके को खुश किया जा सके। इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार बजट को लेकर आम जनता से भी राय मांग रही है। 20 जनवरी तक आम जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सुझावों को इस बार बजट में शामिल कर सकती है। बजट का सीधा संबंध आम जनता से होता है और माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी का मानना है कि जो लोग सीधे इससे प्रभावित हैं उनके विचार भी इसमें समाहित होने चाहिए और साथ ही जनता में जो विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव भी इसमें आने चाहिए। लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण बीता साल सही नहीं रहा, ऐसे में बजट में छोटे छोटे प्रावधान भी होने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके, बैंकों से कुछ रियायतें मिलें ताकि जिन लोगों का काम धंधा छूट गया है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिले। यहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा एक रिलैक्स तरीके से लोगों को अपना समय देना चाहिए वापस आने के लिए। अगर ये सब कॉम्प्लाइंसेस में पेनल्टीज ना लगाई जाए और या कम लगाई जाए तो उससे ये होगा कि एक आदमी पे जो ऑलरेडी बोझ है अपने धंधे को वापस खड़ा करने के लिए, वो ये अतिरिक्त बोझ जो कॉम्प्लाइंसेस के हैं उससे वो स्ट्रगल होने के बजाय अपने धंधे को वापस लाने की कोशिश करे। आम जनता budget.uk.gov.in पर जाकर अपना फीडबैक दे सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव में जाने से पहले अपने अंतिम बजट को सरकार गैरसैंण में पेश करेगी, इसलिए भी इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं और सरकार की चुनौती बढ़ गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त है। सीएम के स्वस्थ होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक है। आज करीब 1 महीने बाद आज होगी कैबिनेट की मीटिंग। शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। नर्सिंग भर्ती, कोऑपरेटिव हेल्थ से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मामला हरीश रावत बनाम इंदिरा हृदयेश का हो गया है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि इस तरह के बयानों से संगठन को नुकसान पहुंच रहा है। वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी से कहेंगी कि समस्या का कोई हल निकालें या फिर हरीश रावत को ही सीएम का चेहरा घोषित कर दें। यही नहीं, इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हरीश रावत नई पीढ़ी को स्थान देने की बात कर रहे हैं। इंदिरा का कहना है कि रावत खुद किसी नौजवान का नाम क्यों नहीं बता देते, इससे सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हमने ये कोशिश की थी राहुल जी से हम लोगों की बात हो तो उनसे हम कहें इसका ये तो समाधान निकाले, हल करे, अन्यथा हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दे। 2 ही तो बातें होंगी, या तो ये प्रकरण बंद हो या उनकी मांग के अनुसार उन्हें घोषित कर दिया जाए। ये भी तो कह दिया अगली पीढ़ी को समय दो, तो हम उनका स्वागत करेंगे। किसी नौजवान का नाम वो बता दे ताकि हम लोग सब मिलकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर बताया है, तो झगड़ा वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक तरफ जहां इंदिरा हृदयेश हरीश रावत की शिकायत की बात कह रही हैं, वहीं हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आ गए हैं। प्रदीप टमटा का कहना है कि पार्टी को 2022 में हरीश रावत का चेहरा घोषित करना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा की घोषणा हो जाए, चुनाव के चेहरे की घोषणा हो जाए और हरीश रावत इसमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, तो कांग्रेस को इस 2022 की लड़ाई में बहुत सक्षमता के साथ जीतेंगे। और बीजेपी के सामने कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री कुछ दागदार चेहरा है, खुद उसके पार्टी के लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं, तो यहाँ कांग्रेस एडवांटेज की स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को खासी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। जिले के ज्यादातर परीक्षा केंद्र दुर्गम या फिर अति दुर्गम में मौजूद हैं। बीते साल आई आपदा से बॉर्डर इलाकों के लोग अब भी जूझ रहे हैं। हालात ये है कि कई इलाकों में आज भी रास्ते पूरी तरह टूटे हैं। इन इलाकों में पहुंचना मौत को मात देने से कम नहीं। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती उन छात्रों के सामने है जिन्हें बोर्ड परीक्षा देनी है। पिथौरागढ़ में इस बार 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 57 दुर्गम और 21 अति दुर्गम इलाकों में मौजूद है। साल जनपदीय परीक्षा समिति द्वारा 94 परीक्षा केंद्रों को चयनित किया गया है, जिसका प्रस्ताव परिषद कार्यालय को भेजा गया है, जिसमें 16 परीक्षा केंद्र हमारे सुगम में, 21 अति दुर्गम में और 57 दुर्गम में स्थित हैं। अधिकांश दुर्गम और अति दुर्गम परीक्षा केंद्र उन इलाकों में है जहां बीते साल बारिश ने जमकर कहर मचाया था। हालात ये हैं कि पांगू, होकरा, उछेती, जुम्मा, खेला और बनकोट सहित 40 परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए छात्रों को 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। छात्रों की दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने आपदा राहत के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिससे परीक्षाओं तक हालात कुछ हद तक बेहतर किए जा सके। में जितने परीक्षा केंद्र ऐसे जहां पर इस वित्तीय वर्ष में आपदा से प्रभावित हुए हैं, तो मैंने सब संबंधित जो शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित जो एसडीएम हैं, इनको निर्देश जारी किया है कि वो संबंधित क्षेत्र का परीक्षण कर ले, ताकि जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य करना है, पेयजल का कुछ आवश्यकता है और कुछ व्यवस्था करनी है, उसका जायजा ले लिया जाए। शिक्षा विभाग ने 75 छात्रों पर एक सेंटर बनाने के मानक तय किए, जिन्हें पहाड़ी इलाकों में बदले जाने की भी मांग उठ रही है, क्योंकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक ही काफी समय लगेगा। फिर थकान के साथ छात्र कैसे परीक्षा देंगे? न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, किसान कानून पर कांग्रेस का राजभवन कूच। आज सुबह 11 बजे राजभवन कूच करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश, प्रभारी देवेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस का राजभवन का कूच है, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ऊन और उन्नत किस्म की भेड़ पालन के लिए पशुलोक में 1 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पशुपालन मंत्री रेखा आर ने किया। गोष्ठी में अलग अलग प्रांतों से आए पशुपालकों को उन्नत भेड़ पालन के गुर सिखाए गए और ट्रेनिंग दी गई। साथ ही उन्नत किस्म की भेड़ों से रूबरू कराया गया।
इससे आने वाले समय में अच्छी कमाई हो सके। ऑस्ट्रेलिया से गत वर्ष मेरिनो भेड़ें आयात की थी, उनके जो सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि पूरे देश में पहली बार ये किया जा रहा है, उसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। उनको बताना, माननीय मंत्री जी को और पूरे राज्य को बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कार्य किया है। इस मेरिनो भेड़ से करीब 600 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो चुके हैं 1 साल के अंदर, जो एक उपलब्धि है। सरकार हम इस प्रकार का ऊन का उत्पादन कर सके जिसकी कि मार्केट में अत्यधिक डिमांड हो, जिसके के लिए इंडस्ट्री में अत्यधिक डिमांड हो। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इस प्रकार का हम भेड़े लेकर आए थे जिनका नाम मेरिनो है, जिसको लेकर हम नस्ल सुधार को लेकर बड़ा कार्यक्रम जो है हम लोग लगातार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में वन विभाग का दफ्तर इन दिनों चर्चाओं में है क्योंकि प्रभागीय वनाधिकारी ने एक नई पहल शुरू की है। दीवारों पर वन्य जीवों की मनमोहक पेंटिंग्स किसी का भी मन मोह सकती है। इन दीवारों के पीछे कोई वन्य जीवों का पार्क नहीं है, बल्कि इसके पीछे है रुद्रप्रयाग वन विभाग का ऑफिस। और इस ऑफिस की दीवारों पर बेहतरीन पेंटिंग्स के जरिए प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को दर्शाया जा रहा है। कहीं पेड़ पर बैठा गुलदार दिख रहा है, तो कहीं हिम तेंदुआ, तो कहीं भालू, कठफोड़वा और मुनाल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही चीड़ और देवदार के जंगल की पेंटिंग्स भी परिसर पर 4 चांद लगा रही है। हम आसपास, अपने आसपास जो भी वन्य जीवन देखते हैं, हम देखते हैं कि लोगों को मतलब कितना अवेयर होना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों को लेके। हम उत्तराखंड में हैं, यहाँ पे कितने पहाड़ी वन्य जीव है, तो हमने उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दीवार पे दिखाया। हम यहाँ पे जो एनिमल्स यहाँ मिलते हैं, जानवर या जिस तरह के पेड़ पौधे यहाँ नेचुरल मिलते हैं, हम उनको यहाँ उतार रहे हैं कि देख के लोगों को खुशी तो हो। मतलब दूर से बिल्डिंग चमकेगी, ग्रीनरी के बीच में और ग्रीनरी बढ़ रही है। एनिमल्स को दिखा के हम बस बताना चाह रहे हैं लोगों को। प्रभागीय वनाधिकारी ने ये अनूठी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य पहाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतुओं के दर्शन यहाँ आने वाले पर्यटकों को कराए जा रहे हैं। परिसर की दीवारों पर पेंटिंग्स करने के लिए दिल्ली से 11 सदस्यीय चित्रकारों की टीम लगी हुई है। जो भी आगंतुक, जो भी पब्लिक मेंबर्स हमारे प्रभागीय कार्यालय में आ रहे हैं, तो प्रभागीय कार्यालय में जो उनकी विजिट है उसको और सार्थक बनाया जाए। इस अनोखी पहल से वन विभाग वन्य जीवों के प्रति अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। इन पेंटिंग्स से न सिर्फ दफ्तर आकर्षक हो गया है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को अलग रोमांच भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर उत्तरकाशी में लगने वाला पौराणिक माघ मेला नहीं मनाया जा सका। कोविड गाइडलाइन के चलते जिला पंचायत प्रशासन ने देव डोलियों और स्नान करने की छूट दी गई थी, लेकिन जिस कारण श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ उमड़ी थी। जो हमारा बाड़ा गड्डी का थोलू करके होता था, उसका एक कार्यक्रम माघ मेले के तर्ज पर उसे मनाया जाता था, वो इस बार नहीं हो पाया है क्योंकि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार उस गाइडलाइन का पालन करते हुए यह अंदेशा लगाया गया था कि उसमें दिक्कतें आएंगी। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मकर संक्रांति के मौके पर विशेष पूजा की गई। अब 1 महीने तक भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यता है कि भगवान शंकर ने माघ महीने में तपस्या की थी और जो भी 1 महीने तक भगवान की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।